हम लोग भूकंप के बारे में जानते हैं, अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। अर्थक्वेक होता क्या है? तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूमि का कंपन यानी वाइब्रेट। जो अर्थ का वाइब्रेट है, भूमि का कंपन है, वही आपका भूकंप का शाब्दिक अर्थ है, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल होता है। इसका मतलब क्या है कि भूमि के अंदर होने वाला कंपन या हलचल जो है वही आपका भूकंप है। तो पृथ्वी की सतह पर अचानक यानी कि एटेंडम तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकल जाती है। अटेंडम क्या होता है? अचानक जो हलचल होता है, तेज हलचल होता है, और उसके कारण पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है, अंदर की जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है, जिसे भूकंपीय तरंग का निर्माण होता है। उसी से भूकंपीय तरंग का क्या होता है? निर्माण होता है। और भूकंपीय तरंग के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, और जो अवस्था में परिवर्तन होता है, इसी प्रकार परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो विज्ञान की जिस भाषा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या? सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। विज्ञान की जिस भाषा के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन भूकंप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। यानी भूकंप आया, उसको मापेंगे, तो मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे उसे सिस्मोग्राफ कहेंगे। और जिसके मतलब कि जिस शाखा के अंतर्गत, जिस ब्रांच के अंतर्गत भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसको? सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये है भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। तो याद रखना है कि भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफी कहते हैं, और जिसमें अध्ययन करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं भूकंप के कारण के बारे में कि भूकंप का कारण क्या है। तो सबसे पहला है ज्वालामुखी का विस्फोट, दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना, और भी है, पहले दो जान लेते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने की एक प्रमुख कारण है। अगर ज्वालामुखी फट गया, विस्फोट हो गया, तो क्या वहाँ पे भूकंप होने की प्रमुख कारण है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर हलचल या कंपन होती है। उसके अगल बगल वाले क्षेत्र है, निकट वाले क्षेत्र है, उसमें भूमि पर क्या होता है? हलचल होता है, वाइब्रेट होता है, कंपन होता है, उसी को भूकंप कहते हैं। फिर पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी का सिकुड़ना क्या है? तो पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है। पृथ्वी जो है अपने जन्म के बाद से क्या कर रही है? सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतें में भी कई परिवर्तन देखे जाते हैं। और जब इसका जन्म हुआ, जब से इसकी उत्पत्ति हुई है, उस समय से ये विभिन्न परतों में कई परिवर्तन देखने को मिला है। और पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। उसकी अवस्था जो है उसमें क्या होता है? चेंजिंग होने लगता है, और इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होता है। और जब सिकुड़ेगा तो भूमि के अंदर के भाग में क्या होगा? कंपन होगा, है ना, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है, और उससे ऊपरी सतह हिलने लगता है, और भूमि कई खंडों में विभाजित हो जाती है। क्या भूमि क्या फट जाती है? तो भूमि को कई खंडों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। इसी को भूकंप कहते हैं। चलिए आगे कारण जानते हैं। आगे है जलीय भार और प्लेट टेक्टोनिक कारण। तो जलीय भार क्या है? तो नदियां पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। नदी पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशय का निर्माण किया जाता है, और जलाशय में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण, जो जलाशय है, जलाशय में जल की मात्रा जो है आवश्यकता से अधिक हो जाती है, और इसी के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है। तो जब प्रभाव डालेगा तो चट्टान में दबाव बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन, चट्टान में क्या होता है? दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होती है, और इन परिवर्तनों से भूमि में हलचल होती है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावनाएं रहती है। इससे भी तीव्र भूकंप की क्या है? संभावनाएं हैं। फिर है प्लेट टेक्टोनिक कारण। तो पृथ्वी के पटल को प्लेट से बना हुआ माना जाता है। ऐसे हम लोग 9 बड़े प्लेट और छोटे, बहुत से छोटे प्लेट को जानते हैं। तो ये प्लेट सरकती है, यानी कि एक दूसरे से खिसकती है, तो कभी कभी दूसरे प्लेट से टकरा जाती है, और घसकने के बाद दूसरे प्लेट से टकराती है। तो इन प्लेटों को टकराने से भी क्या होता है? भूकंप आता है। ये जो प्लेट है इसको टकराने से भी क्या आता है? तो भूकंप आता है। तो 4 कारण जाने। कितने कारण? 4 कारण जाने, है ना। तो चारों कारण को याद रखना है कि कौन कौन सा कारण है ना। इसके पहले 2 जाने थे, अभी जलीय और प्लेट टेक्टोनिक जाने थे, एक ज्वालामुखी जाने थे, है ना। तो इस तरह से आपको कितने कारण है? 4 कारण है। चलिए भूकंप के कारण के बाद आगे हम लोग जानते हैं आगे क्या है पढ़ना भूकंप के बारे में, जिसके बारे में। तो देखिएगा, थोड़ा सा देखते हैं भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र, जैसे फिगर में दिखाया गया, देख रहे हैं अधिकेंद्र कहाँ है और भूकंप कहाँ है ना, भूकंप केंद्र।
तो भूकंप केंद्र या पृथ्वी की आंतरिक भाग में स्थित है। कहाँ है? आंतरिक भाग में स्थित है। भूकंप केंद्र जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित है, स्थित वह क्षेत्र है जहाँ से भूकंपीय तरंगे मुक्त होते हैं, जहाँ से चालू होता है भूकंप उठना, क्या होता है? चालू होता है, उसी को भूकंप का केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र। और अधिकेंद्र तो यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम पहुँचते, सबसे पहले पहुँचती है। यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। कहाँ? ठीक ऊपर स्थित होता है। और भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है, जो होता है सबसे ज़्यादा अधिकेंद्र में ही होता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए इसका एक और रूप है जैसे कि दिखाया गया, अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र, है ना। वेव हो गया, फ्रंट हो गया, फॉल्टू हो गया, तो ये सब जो है आपका क्या है? भूकंप का केंद्र है ना। तो इसी चीज़ में चलिए, तो ये था फिगर। चलिए फिर से हम लोग एक बार देखते हैं क्या है भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र। तो भूकंप केंद्र कहाँ? जहाँ से स्टार्ट होता है, और अधिकेंद्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? विनाश होता है। सबसे ज़्यादा विनाश जो है आपका कहाँ होता है? तो भूकंप का सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? तो अधिकेंद्र में होता है ना। इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए आगे भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बाद हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, क्योंकि इसमें तो हम लोग देख ही लिए कि अधिकेंद्र क्या है, भूकंप केंद्र क्या है ना। तो भूकंपीय तरंग के बारे में कौन कौन सा तरंग है? तो देखिए भूकंपीय तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे क्या है? तो भूकंपीय तरंग में पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं, और एल तरंग को HD लव ने खोज की थी, इसलिए हम लोग इसको लव वेव कहते हैं, लव तरंग कहते हैं, है ना। तो तीन, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंगे प्राथमिक तरंगे है, एस तरंगे है, द्वितीयक तरंगे है, एल तरंगे है जो कि आपका लव तरंगे है, जिसका खोज HD लव ने किया था। फिर है पी तरंगे की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो पी तरंगे है, पी तरंगे की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन एस तरंगे है, तो एस तरंगे की औसत गति जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और उसके साथ साथ जो एल तरंगे है, एल तरंगे की औसत गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस में, किसमें? ठोस, द्रव और गैस तीनों में होगा। एस तरंगे केवल ठोस में होगा, और एल तरंग जो है कहाँ? धरातलीय तरंग में होगा, धरती के तरंग में होगा, है ना। तो जो धरती का तरंग क्या है आपका? भूकंपीय तरंग है ना, तो है ना। तो ठोस, द्रव और गैस सबसे कम क्षति, है ना, सबसे कम क्षति अनुदैर्ध्य तरंग। पी तरंग जो है कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग है। और एस तरंग है जो औसत क्षति है, यानी कि मतलब कि मिनिमम होता है, अनुप्रस्थ तरंग है। और धरातलीय तरंग है वो अधिक विनाशकारी होते हैं। क्या? अधिक विनाशकारी कहने का अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सा? पी तरंग जो हो गया अनुदैर्ध्य तरंग हो गया, एस तरंग जो हो गया अनुप्रस्थ तरंग हो गया, एल तरंग जो हो गया आपका अनुप्रस्थ तरंग। फिर बताया गया कि पी तरंगे की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, एस तरंगे की 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जो एल तरंगे की 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो पी तरंगे है, पी तरंगे सबसे कम क्षति होता है ना। इस तरह से आगे भूकंपीय तरंग की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ। पीछे बताया गया कि इसका जो है ना सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इसके लिए 3 स्केल है। पहला है रिएक्टर स्केल, दूसरा है आपका मर्केली स्केल, तीसरा है रॉसी फेरल स्केल। तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का उपयोग है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। और रिएक्टर स्केल पर कोई पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखते हैं। पहला के अपेक्षा अगला को देखेंगे तो 10 गुना, उसके अगला को देखेंगे तो उसका 10 गुना। फिर मर्केली स्केल वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित नहीं है, वैज्ञानिक द्वारा बताया गया नहीं है। फिर है रॉसी फेरल स्केल। तो रॉसी फेरल स्केल जो है उसका मापन 1 से लेकर 11 तक होता है। तो ये था भूकंप के बारे में क्या है और क्या नहीं है। तो भूकंप आगे हम लोग अगले वीडियो में किसी चीज़ के बारे में आनेंगे। तो आज के लिए इतना है ना। ये आपको सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान से पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रकार का परेशानी नहीं हो। चलिए आज के लिए इतना ही है।